नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 17 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। कोट देख लीजिए आज का। कार्ल सेगन का कोट है, इफ यू विश टू मेक एन एप्पल पाई फ्रॉम स्क्रैच यू मस्ट फर्स्ट इन्वेंट द यूनिवर्स। क्या मतलब है इस कोट का? इस कोट का मतलब देखो ये है, ये दिखाना कि कैसे छोटी से छोटी चीज किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा होती है। एक छोटी सी चीज भी बिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोसेस का रिजल्ट होती है। जैसे आपको एक एप्पल पाई बनानी है, बहुत से लोगों को एप्पल पाई पता भी नहीं होगा। हमारे देश में थोड़ा कम बनाते हैं एप्पल पाई। एप्पल पाई बनाने में क्या क्या चीज़ यूज़ होती है? आटा यूज़ होता है, बटर यूज़ होता है, मिल्क यूज़ होता है। लेकिन देखो एप्पल कहाँ पे उगता है? एप्पल एक पेड़ पर उगता है, और पेड़ आपको पता है, पेड़ उगाने के लिए सोइल, पानी, एयर, सनलाइट ये सब चाहिए। सोइल में मिनरल्स होते हैं जो अर्थ के फॉर्मेशन के वक्त आए। सनलाइट एक स्टार से आती है, सूर्य से आती है, जो बिग बैंग के बाद में एग्जिस्टेंस में आया। तो मतलब आपने देखा एक एप्पल चाहिए तो कैसे एप्पल पूरे बिलियंस ऑफ ईयर्स की फॉर्मेशन के बाद आज के समय में एप्पल उगाने में हम सक्षम हैं। आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, वीट, गेहूं। ये भी एक प्लांट है, फोटोसिंथेसिस से ग्रो होता है। ये तभी पॉसिबल होता है जब सन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिले। गाय या बफेलो से हमें दूध मिलता है, जो खुद एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनका एवोल्यूशन भी बिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है। तो मतलब अगर देखो आपको बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से एप्पल पाई आपको बनाना है तो ये सब चीजें आपको चाहिए। पहले सन का बनना पड़ेगा बिग बैंग थ्योरी से, फिर सन से सनलाइट आएगी। मतलब इतने सारे रिसोर्सेज जो बिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोसेस के बाद अवेलेबल हुए हैं, वो सारा टाइम आपको लगेगा। अगर आप स्क्रैच से एप्पल पाई बनाना चाहते हो तो आपको अभी भी लगेगा कि सर कोड तो समझ में आ गया, लेकिन इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है? देखो इस कोड का ना सिग्निफिकेंस ये है, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करते जाएंगे तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ नहीं बचेगा, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन सब चीज़ों की वजह से ना आज रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। तो कल को फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो एप्पल पाई बना ही ना पाए। क्यों? क्योंकि हम सब उनके लिए ख़त्म करके चले गए हैं। बिल्कुल जीरो से वो शुरुआत करेंगे तो उनको बिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। तो ये मतलब है इस कोट का। अब आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो। अब देखो आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आर्टिकल सी राजा मोहन का हम डिस्कस करेंगे, 5 आइज अलायंस से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड की खिड़की खत्म हो रही है लेकिन हमारे नेता पॉलिसीज इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे कंजम्पशन से संबंधित, क्यों कंजम्पशन इंक्रीज करने की आवश्यकता है देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 5 आइज अलायंस के फ्रैक्चर से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सी राजा मोहन का ये आर्टिकल है। ये पूरे आर्टिकल की समरी है। इस प्रकार से अलग अलग सेक्शंस में बैकग्राउंड क्या है, करंट क्राइसिस क्या है, यूएस और कनाडा के बीच में टेंशंस, तो यहाँ से इस इन्फोग्राफिक से आप रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड देता हूँ। 5 आइज, 5 आंखें, ये देखो एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। कौन कौन से 5 देश इसमें शामिल हैं? यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो आपने नोटिस किया होगा मेनली देखो इंग्लिश बोलने वाले देशों का इंटेलिजेंस शेयर करने का ये अलायंस है। जो देश इंग्लिश बोलते हैं ना, तो उन देशों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। शुरुआत में तो देखो कोल्ड वार के समय ये एग्रीमेंट साइन हुआ था ताकि यूएसएसआर से संबंधित इंटेलिजेंस आपस में शेयर की जा सके। बाद में देखो 9/11 अटैक हुआ तो ये 5 आइज जो अलायंस है ये काउंटर टेररिज्म पे फोकस करने लगा, साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करने लगा। और हाल ही के सालों में इस 5 आइज अलायंस का जो फोकस है वो देखो चाइना पे शिफ्ट हो गया है। जैसे हुवई चाइना की एक टेलीकॉम कंपनी है ना, तो ये 5 आइज अलायंस जो है अपने मित्र देशों को ये कन्विंस कराने में लगा हुआ था
कि चाइना की हुआई कंपनी से अगर टेलीकॉम इक्विपमेंट परचेज करोगे, 5G का नेटवर्क इस्टेब्लिश करवाओगे, तो सिक्योरिटी को रिस्क है, बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसके लिंक हैं हुआई कंपनी के साथ में। तो ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया फाइव आइज अलायंस का। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शुरुआत में तो ये अलायंस सिर्फ यूएस और यूके ने ज्वाइन किया था, लेकिन धीरे धीरे बाकी देश भी ज्वाइन करने लगे। जैसे 1948 में कनाडा ने ज्वाइन कर लिया, फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी ऐड हो गए 1956 में। देखो अभी तक ये फाइव आइज जो अलायंस था, ये देखो इंटरनल यूनिटी और कोऑर्डिनेशन से चलता था। बहुत ज़बरदस्त रिलेशन है इन 5 देशों के बीच में। लेकिन ट्रंप के सेकेंड टर्म में ना यूएस की फॉरेन पॉलिसी में बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप जैसे रशिया से अब रिप्रोचमेंट चाहते हैं, रशिया से सुलह चाहते हैं, समझौता चाहते हैं। यूक्रेन वार में जल्द से जल्द ट्रंप सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे ना नाटो जो है वो बिखर रहा है, यूरोप के जो रिलेशंस हैं यूएसए के साथ में वो बिखर रहे हैं। मतलब एक जो पहले कलेक्टिव आइडिया नहीं था वेस्ट का, हम कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हम अलग अलग बात नहीं करते थे, यूके क्या चाहता है, जर्मनी क्या चाहता है, यूएसए क्या चाहता है, हम सिर्फ वेस्ट की बात करते थे कि वेस्ट क्या चाहता है, क्योंकि ये देश एकजुट हुआ करते थे किसी समय में। बट आज वो कलेक्टिव वेस्ट का जो आइडिया है वो बिखर रहा है। ट्रंप की जो नई पॉलिसीज है ना, उन पॉलिसीज की वजह से जो ट्रेडिशनल एलाइज है ना यूएसए के, ट्रेडिशनल दोस्त हैं, उनमें टेंशन्स बढ़ रही हैं। और फाइव आइज में पहली बार इंस्टेबिलिटी आई है, और वो भी सबसे बड़े लीडर यूएसए के कारण। जैसे आप कनाडा का एग्जांपल लीजिए, कनाडा फाइव आइज का एक मेंबर है, लेकिन ट्रंप ने ना कनाडा के साथ में ट्रेड वार स्टार्ट कर दी है, जो पास्ट में यूएसए का क्लोजेस्ट एलाई रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने तो ये बोल दिया कि हम कनाडा को 51वां स्टेट बनाना चाहते हैं। तो ये तो कनाडा की सोवरेनिटी के अगेंस्ट है ना। ट्रंप ने तो ये भी बोल दिया ग्रीनलैंड, जो देखो डेनमार्क की टेरिटरी है, हम ग्रीनमार्क को अपने में मिलाना चाहते हैं। तो यूएसए के कुछ सर्कल्स में ना फाइव आइज में कनाडा की मेंबरशिप को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर देखो फाइव आइज अलायंस से कनाडा को निकाला जाता है, तो फिर देखो इस अलायंस की जो क्रेडिबिलिटी है ना, उस पे सवाल उठ जाएंगे, और बाकी मेंबर्स का जो ट्रस्ट है ना वो भी यूएसए के ऊपर से कम हो जाएगा कि ये अलायंस कोई काम का नहीं है, यूएसए जब मर्जी चाहे किसी को निकाल देता है। तो ये तो हमने बात की यूएसए और कनाडा की। लेकिन देखो यूएसए और यूके के बीच में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जो ट्रंप की टीम है ना, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ये जो आप देख रहे हो जेडी वैंस, ये आते हैं, इलोन मस्क जो बहुत बड़े समर्थक हैं आज के समय में ट्रंप के। तो ट्रंप की जो टीम है ना, वो यूके को यानी यूनाइटेड किंगडम को बार बार टारगेट कर रही है। जेडी वैंस ने तो ये भी बोल दिया यूके एक इस्लामिस्ट न्यूक्लियर पावर बन गया है। इवन इलोन मस्क ने यूके के जो पीएम है ना कियर स्टीमर, उनको टारगेट किया चाइल्ड एक्सप्लोटेशन को लेके। इलोन मस्क ने तो अपने ट्विटर हैंडल पे ना एक पोल भी लॉन्च कर दिया कि क्या यूएसए को यूके को आज़ाद करवाना चाहिए आज के समय में जो निरंकुश रूल चल रहा है यूके में लेबर पार्टी का, तो क्या उस रूल से यूएसए को आज़ाद करवाना चाहिए यूके को। समझ गए? तो मतलब देखो यूएसए में जो ट्रंप के समर्थक है ना, उनका ये कहना है कि कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे यूके में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की जो डोमिनेंस है वो बढ़ रही है, और इससे जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं वो चिंतित हैं। मतलब ट्रंप की टीम जो है वो यूके की लेबर पार्टी पे डायरेक्ट अटैक्स कर रही है। तो देखो किसी देश की पॉलिटिक्स में इस प्रकार से डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना, चाहे वो कितने ही दोस्त क्यों ना हो, इससे यूएसए और यूके के रिलेशंस में भी थोड़ा तलखी आई है। अब इसके बाद सी राजा मोहन बोलते हैं ट्रंप ने ना कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स की हैं, जैसे तुलसी गबार्ड, इनको डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया गया है। काश पटेल ये एफबीआई के डायरेक्टर बने हैं।
तो ये जो अपॉइंटमेंट्स है ना, फाइव आइज के जो ट्रेडिशनल एलाइज है ना, उनको अनकंफर्टेबल बना रही हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने बाकी देशों के बारे में जैसे कुछ ना कुछ बोला है। तो जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं फाइव आइज अलायंस में यूएसए के, उनको लग रहा है कि यार ट्रंप को इनको इन बड़ी पोस्ट पे नहीं अपॉइंट करना चाहिए था। एलाइज को डर ये है कि ट्रंप की पॉलिसीज इंटेलिजेंस शेयरिंग पे ना इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो ये तो देखो हमने एक व्यू डिस्कस कर लिया, लेकिन एक दूसरा व्यू ऐसा भी है जो ये बोलता है यूएसए में जो डीप स्टेट है ना, वो बहुत मजबूत है, वो इस फाइव आइज अलायंस को कभी कमजोर नहीं होने देगा। दूसरा व्यू ये बोलता है कि बल्कि यूएसए इस फाइव आइज अलायंस को और ज़्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है। जैसे यूएसए इस अलायंस में जापान को भी जोड़ना चाहता है। ओकस 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। इन तीनों ने मिलकर एक मिलिट्री पैक्ट बनाया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने पे सहमति बनी थी। इवन कनाडा और न्यूजीलैंड को भी ओकस में शामिल करने की बात चल रही है। तो ये दूसरा व्यू है, समझ गए। तो 2 व्यूज हैं जो हमने डिस्कस किए। कंक्लूजन में देखो ये कहा जा सकता है, अगर देखो यूएस की पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबल रही तो फाइव आइज की स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो सकती है। अगर कनाडा को निकाला गया और यूके के साथ में रिलेशन यूएसए के बिगड़े तो ये अलायंस जो है बिखर सकता है, डिसइंटीग्रेट हो सकता है। चाइना और रशिया जैसे राइवल्स को फिर इससे फायदा होगा आज के समय में, क्योंकि फाइव आइज अलायंस का ज्यादा फोकस किस पे है, पैसिफिक पे है ना, चाइना पे है। इंडिया के लिए क्या सबक है? इंडिया में देखो इस हफ्ते ना एक मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग किन की? इंडिया के जो फ्रेंडली कंट्री है ना, जैसे यूएस वगैरह, फ्रांस वगैरह। तो इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज के जो इंटेलिजेंस हेड है ना, वो इंडिया में आ रहे हैं आपस में डिस्कस करने के लिए। तो इंडिया को तो पता लग ही जाएगा फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्या ये जो अलायंस है वो बिखर रहा है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इंडिया को मिलेगी, क्या ये टेम्परेरी क्रैक है या परमानेंट फ्रैक्चर है। तो उसी के हिसाब से इंडिया अपनी स्ट्रेटजी बना सकता है कि फाइव आइज अगर बिखरता है तो इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बोली जाती हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया के पास में टाइम खत्म हो रहा है। अगर इंडिया ने अभी एक्शन नहीं लिया तो इंडिया कभी भी साउथ कोरिया और चाइना जैसा नहीं बन सकेगा। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो बहुत सालों से ना हम ये सुनते आ रहे हैं इंडिया के पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। बट देखो ये अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज है? किसी समय में देखो ऑलमोस्ट चाइना और इंडिया के पास में सेम पॉपुलेशन थी, लेकिन चाइना ने ना अपने यूथ को स्किल्ड बनाया, हेल्दी बनाया, एजुकेटेड बनाया। बट हमने सिर्फ ना डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की। हाँ, हमेशा से हम ये बात करते आए डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है, लेकिन हम कभी अच्छे से अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज कर ही नहीं सके। अगर देखो हमने हमारे यूथ को प्रोडक्टिव नहीं बनाया तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड समझते हो ना? एक आधा बिगनर हो तो उनको बता देता हूं। जब देखो किसी देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना, वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब 15 से 64 के बीच की एज की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना, और डिपेंडेंट लोग कम होते हैं। डिपेंडेंट जैसे बूढ़े लोग, बच्चे लोग, इनकी संख्या कम होती है। तो फिर देखो ऐसी सिचुएशन में ना इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है, क्योंकि काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और काम करने वाले लोगों पर आश्रित लोग, डिपेंडेंट लोग कम हैं, तो इकोनॉमी एक्सेलरेट होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। 1970s और 80s में ना चाइना की यही सिचुएशन थी, इवन साउथ कोरिया की भी। लेकिन चाइना और साउथ कोरिया ने ना एजुकेशन पे ध्यान दिया, हेल्थ पे ध्यान दिया, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया। इस वजह से चाइना और साउथ कोरिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर गए। लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम ये है, इंडिया में आज के समय में न जाने कितने बच्चे मालनरिश्ड हैं, इलिटरेट हैं, अनएम्प्लॉयबल है, मतलब एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लायक नहीं है, उनके पास में स्किल नहीं है। और भारत में गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत क्या है आपको भी पता है। न जाने कितनी स्टडी ऐसी आती हैं जिससे हमें यह पता लगता है कि 10वीं क्लास का बच्चा है, 5वीं क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहा है। ASER
जो सर्वे करता रहता है एजुकेशन से संबंधित, इनकी रिपोर्ट कहती है 14 से 18 साल के बीच में 40% बच्चे ऐसे हैं जो सिंपल डिवीजन तक नहीं कर पाते हैं। और प्राइवेट स्कूल्स भी देखो रोट लर्निंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, रट्टा मारना ज़्यादा सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस बहुत कम है। जबकि देखो आप फिनलैंड जैसे देश देखोगे, फिनलैंड जैसे देशों में क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, रोट लर्निंग पे फोकस नहीं किया जाता, कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है। तो इंडिया के टीचर्स को भी ना हमें अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, डिजिटल लर्निंग सिखानी चाहिए, करिकुलम में रिवैम्प होना चाहिए। और इसके बाद समस्या आती है माल न्यूट्रिशन की। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट कहती है हमारे देश में 38% बच्चे जिनकी एज 6 से कम है वो स्टंटिंग का शिकार हैं, मतलब एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ पाई है। 17% बच्चे 6 से कम एज वाले वो देखो अंडरवेट हैं। वैसे देखो सरकार ने जो मिड डे मील स्कीम लॉन्च की है उससे फायदा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। आज भी इंडिया का हंगर इंडेक्स में जो स्थान है काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। लेटेस्ट तो मुझे पता नहीं, 2023 का याद आ रहा है। 2023 में तो शायद 107 रैंक थी ना 121 में से। रैंकिंग एक बार चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में बता भी देना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लेटेस्ट इंडिया की रैंकिंग कितनी है। और क्या कर सकते हैं माल न्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस करने के लिए? देखो सिंपल उपाय हैं, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ बॉक्स आइडिया चाहिए। जो पोषण अभियान है, मिड डे मील स्कीम है, इनको इम्प्रूव करो, आंगनवाड़ी सेंटर्स को और अपग्रेड करो, तो ये सब करना होगा। फिर देखो हायर एजुकेशन के क्राइसिस आप देखिए, यूथ ग्रेजुएट तो हो रहा है बट देखो एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए जो स्किल चाहिए वो स्किल पास आउट हुए ग्रेजुएट्स में नहीं है। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की हालत देखिए, इंडिया में ना इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की संख्या लाखों में है, बट उसमें से सिर्फ 20% ऐसे हैं जो जॉब के लायक हैं। रीजन, क्योंकि कॉलेज में प्रैक्टिकल नॉलेज, रिसर्च, इनोवेशन, इन सब पे जोर ही नहीं दिया जाता, थ्योरी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। चाइना से क्या सीखना चाहिए? चाइना ने देखो टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पे ध्यान दिया। आप जर्मनी का मॉडल देखिए, जर्मनी का मॉडल है ड्यूल एजुकेशन। ड्यूल एजुकेशन मतलब स्कूल ट्रेनिंग और लर्निंग दोनों एक साथ साथ। आप यूं कह सकते हो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों एक साथ। वैसे देखो इंडिया में भी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई, लेकिन उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अभी भी नहीं हो रहा है। बातें काफ़ी अच्छी बोली गई हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन अच्छा इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं देखने को मिल रहा है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो हमारे देश में जॉब्स के अभाव में हर साल हजारों भारतीय इलीगल तरीके से यूएस, कनाडा, यूरोप इन जगहों पे जाते हैं। और हाल ही में तो ट्रंप ने अपने मिलिट्री प्लेन भेज के इलीगल इंडियंस को वापस डिपोर्ट किया भारत में। 2023 में अकेले 1.2 लाख इंडियंस कनाडा माइग्रेट कर गए। तो यूथ देखो अपने देश में जॉब और अच्छी लाइफ देख नहीं पाता, इसी वजह से वो इवन इलीगल तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरे देश में जाकर काम करने के लिए तैयार है। इसके बाद राइटर ये बोलती हैं देखो ये बात सच है कि सरकार ने ना काफ़ी फोकस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है, हाईवेज पे फोकस किया है, एयरपोर्ट्स पे फोकस किया है, इवन रेलवेज पे भी फोकस किया है, वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाई गई हैं। बट देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा तभी होगा जब लोग उसे यूज करने लायक रहें। अगर लोग इतने गरीब हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज ही नहीं कर पाएंगे, बुलेट ट्रेन मान लीजिए चल गई, बुलेट ट्रेन का किराया भरने के लिए लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फायदा? सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बट वैसे सरकार का फोकस ना विरासत पे ज्यादा है, कल्चर पे ज्यादा है। मतलब सरकार का फोकस होता है ना किन चीजों पे कितना फोकस करना है, तो सरकार का फोकस विरासत पे ज्यादा लगता है। जैसे किसी मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करवा दिया, महाकुंभ अच्छे से ऑर्गेनाइज करवा दिया, ये देखो जरूरी है। और देश के कल्चर पे सबको गर्व है, होना भी चाहिए, हमारी विरासत है, हम आने वाली जनरेशन्स तक इनको लेकर जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं
जैसे एजुकेशन हो गया, उन पे आप थोड़ा कम ध्यान दो, ये नहीं होना चाहिए। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जिनकी हालत खराब है, जिन पे कम बजट एलोकेट हो रहा है, उस पे ध्यान देना होगा हमारे लीडर्स को। तभी देखो विकास होगा। जब ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, चाइना ने देखो ह्यूमन डेवलपमेंट पे काफी फोकस किया, बोलते हैं कि हाँ भाई एक्सपोर्ट चाइना ने इंक्रीज करके ग्रोथ हासिल की, लेकिन देखो उन्होंने ये कैसे किया? चाइना ने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया, लोगों को कैपेबल बनाने पे फोकस किया। लोग कैपेबल हुए तो चाइना ग्रो किया। हमारे देश में सरकार इस चीज पे फोकस नहीं कर रही है, लोगों को कैपेबल बनाने पे फोकस नहीं कर रही है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं अगर चाइना की तरह डिक्टेटरशिप आ जाए तो काम चल जाएगा, तो इंडिया जल्दी से ग्रो कर जाएगा। राइटर बोलते हैं देखो डेमोक्रेसी हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बस पॉलिसीज इंप्रूव होनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेसीज हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया विकास किया है। जैसे आप साउथ कोरिया का एग्जांपल ले लीजिए, आप जापान का एग्जांपल ले लीजिए, आप जर्मनी का एग्जांपल ले लीजिए। ये सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, लेकिन इन्होंने कितने बढ़िया ढंग से ग्रो किया है। तो डेमोक्रेसी पे सवाल नहीं उठने चाहिए, पॉलिसीज इंप्रूव होनी चाहिए। डेमोक्रेसी तो हमारी स्ट्रेंथ है, अच्छी करने की आवश्यकता है तो पॉलिसीज को। आप ये देखो ना, जब देखो विदेशी फैक्ट्रीज चाइना को छोड़ के दूसरे देशों में जा रही थी, हम बार बार बोलते थे चाइना +1, तो वो इंडिया क्यों नहीं आई? क्यों वो कंपनीज वियतनाम चली गई या फिर इंडोनेशिया चली गई? तो इसके लिए हमारे देश की पॉलिसीज जिम्मेदार है ना। पॉलिसीज अच्छी होती तो वो फैक्ट्रीज, वो कंपनीज जो चाइना छोड़ के किसी दूसरे देश में जाना चाहती थी वो इंडिया में आती, लेकिन वो इंडिया में नहीं आई, तो कोई तो रीजन होगा ना। तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए, पॉलिसीज इंप्रूव करनी चाहिए। लास्ट में राइटर सेम बात बोलते हैं, देखो इंडिया के पास से ना टाइम जा रहा है, अगर अभी हमने एक्शन नहीं लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ मतलब वो वाली बात एक मुझे याद आती है, हमेशा से हम बोलते आए हैं इंडिया की पॉपुलेशन यूथ है, तो इंडिया बूढ़ा हो जाएगा डेवलप करने से पहले ही। जो हमारा एज है डेमोग्राफिक डिविडेंड का वो खत्म हो जाएगा, इसलिए एक्शन लेने का समय अभी है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कंजम्पशन से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो दुनिया का सबसे पुराना वैनिटी आइटम, आप पूछोगे सर ये वैनिटी आइटम क्या होता है? मतलब सजने संवरने का आइटम, जैसे आभूषण हो गए। तो दुनिया का सबसे पुराना सजावट का जो आइटम है ना, मोरक्को के बिज माउंट केव में मिला है। ये देखो 1,42,000 से लेके 1.5 लाख साल पुराने सी सेल बीड्स हैं। तो इन सी सेल बीड्स का मिलना क्या दिखाता है? ये बताता है कि आदमी देखो, इवन औरत भी, यानी इंसान देखो सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि अच्छा जीने के लिए पैदा हुआ है। बट देखो आज की रियलिटी आप देखिए, एक न्यूज़पेपर का छोटा सा कॉलम ये बताता है हमारे देश में 90% जनता ऐसी है जो देखो उस कैटेगरी में नहीं आती है कि जो मन करे वो खरीद लिया, जो मन करे वो खा लिया। नहीं, हमारे देश में सिर्फ 13.14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये सुख मिला है कि उनका जो मन करे वो खा सकते हैं। बाकी लोग तो देखो बस नॉर्मल जो दाल रोटी है उससे गुजारा कर रहे हैं, यानी वो जरूरी चीजें ही खरीद पाते हैं, उनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बहुत कम है। ऐसा नहीं कि अपने बेसिक आवश्यकताएं पूरे करने के बाद में अपने शौक पूरे करें। शौक पूरे करने वाले लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत कम है, सिर्फ 13.14 करोड़ आउट ऑफ 143 करोड़। मतलब देखो नए शूज से लेके पॉपकॉर्न तक ये सब लग्जरी चीज है 90% लोगों के लिए। 1970s में ना एक पल ऐसा आया था जब इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बोला था दिखावे वाला जो लाइफस्टाइल है ना गलत है। उसका रिजल्ट जिंदगी देखो सिंपल नहीं बल्कि गरीब हो गई है। तब सिर्फ एम्बेसडर और फिएट कार चला करती थी। करियर सिर्फ 3 ऑप्शंस तक लिमिटेड हुआ करता था, डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी नौकरी। फॉरेक्स रिस्ट्रिक्शन उस समय काफी ज्यादा थी।
मतलब जो पर्सन देश से बाहर जाता उसको सिर्फ $500 ले जाने की इजाज़त थी। मतलब ग्लोबल वर्ल्ड का सपना उस समय नहीं देख सकते थे। बट देखो चीज़ें बदल गईं। इंदिरा गांधी का वो समय बदल गया। फिर आए 1990-91 में एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म ने देश की इकोनॉमी को ओपन कर दिया। मॉल्स आए, लिवाइस जीन्स देखी लोगों ने, पिज़्ज़ा हट आया, मैकडोनल्ड आया, ईएमआई पे घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें लेने का सपना पूरा होने लगा। इवन जो फॉरेन ट्रिप्स थी वो देखो सिर्फ ड्रीम नहीं रह गई बल्कि रियलिटी बन गई। ज़्यादा लोग फॉरेन ट्रिप्स पे जाने लगे। मोबाइल, एलईडी टीवी, ब्रांडेड कपड़े, ये सब आम आदमी के लिए पॉसिबल हो गए। मतलब कंजप्शन इकोनॉमी तेजी से बढ़ी और इंडिया की जो मिडिल क्लास थी वो खिल उठी। लेकिन फिर देखो धीरे धीरे ये जो ग्रोथ थी ना वो स्लो हो गई। आप एक चीज देखिए, 1950 में ना 1950 में 100 रुपए की जो वैल्यू थी ना, 2024 आते आते 100 रुपए की वैल्यू हो गई है 10,226 रुपए। मतलब उस समय के 100 रुपए आज के 10,226 रुपए के बराबर है। मतलब लोग पैसा तो कमा रहे हैं बट उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। 1990s में देखो 1,000 रुपए में ग्रोसरी आ जाता था। आज के समय में 5,000 रुपए में भी पूरा ग्रोसरी नहीं आता, 5,000 रुपए से भी काम नहीं चलता। बट देखो अलग अलग सरकारें क्या करती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कई बार डेटा मैनिपुलेशन और स्टैटिक्स का खेल खेला जाता है। ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन मिलके इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी में सब कुछ सही है। बट ग्राउंड पे क्या हो रहा है, महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, कंजप्शन कितना गिर रहा है, उन पे कोई ध्यान नहीं देता। नेताओं का फोकस होता है सिर्फ 5 साल पर कि हाँ अगला इलेक्शन हम जीत के आए, किसी प्रकार से हमारा काम पूरा। बस देखो अगर लोग नए कपड़े नहीं खरीदेंगे तो फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। अगर रेस्टोरेंट्स महंगाई से खाली रहेंगे तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। कंजप्शन से ही सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी चलती है। सरकार ने अच्छा स्टेप लिया है इस साल, जो इनकम टैक्स की लिमिट है 12 लाख कर दी है टैक्स भरने की। इससे उम्मीद है कि कंजप्शन थोड़ा बढ़ेगा। बट ओवरऑल हमारे देश में अभी भी कंजप्शन काफ़ी कम है। यूएसए और चाइना दोनों देखो कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमीज हैं। यूएसए में जो उनकी जीडीपी है ना उसका 68% वो कंजप्शन से आता है। चाइना ने भी अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए हाल ही में काफ़ी सारे इंसेंटिव दिए, काफ़ी सारी पॉलिसीज लॉन्च की हैं। तो इंडिया का फोकस भी ना प्रोडक्शन के साथ साथ कंजप्शन पे भी होना चाहिए। जैसे हमने सैटरडे की वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग पे डिस्कस किया, तो राइटर बोलते हैं देखो मैन्युफैक्चरिंग तो तभी बढ़ेगी ना जब डिमांड बढ़ेगी। हाँ कुछ चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं वो बात अलग है, उनको तो हमें हमारे देश में मैन्युफैक्चर करना ही चाहिए। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी इंडिया में ही बन रही है उनकी मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा इंक्रीज करोगे, वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे देश में कंजप्शन ज़्यादा होगा, कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। तो क्या करने की आवश्यकता है? मिडिल क्लास की जो स्पेंडिंग पावर है उसे बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा महंगाई कंट्रोल करनी होगी, नहीं तो लोगों की जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, मतलब ज़रूरी वस्तुओं के अलावा जो चीज़ें वो खरीदते हैं वो कम खरीदेंगे। टैक्स बर्डन कम करना होगा, जो सरकार ने किया है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो टैक्स बर्डन कम होगा तो लोग बिना एक्स्ट्रा खर्चे के डरे खर्च कर सकेंगे, अपने शौक पूरे कर सकेंगे। कंजप्शन बढ़ेगा तभी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये कंजम्पशन से संबंधित पूरा आर्टिकल था। इसके बाद लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। हमने ये 5 आइज वाला आर्टिकल डिस्कस किया था कि किस प्रकार से ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से 5 आइज अलायंस में क्रैक्स आ रहे हैं। एक तरफ यूएसए और कनाडा के रिश्तों में तल्खी है। यूएसए ने टैरिफ लगाने की धमकी दी, बाद में पोस्टपोन कर दिए टैरिफ। लेकिन ऐसी ऐसी बातें बोली गई जैसे 51 स्टेट है यूएसए का जो कनाडा की सोवरेनिटी का वायलेशन है। यूएसए का यूके के साथ में भी रिलेशन ख़राब है। ट्रंप की टीम के लोग यूके के लेबर पार्टी की सरकार को लगातार टारगेट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना 5 आइज अलायंस में पहली बार इतनी तकरार देखने को मिली है।
मतलब ये जो अलायंस है वो बिखर सकता है। फ़ायदा देखो इसका चाइना और रशिया को होगा अगर ये अलायंस बिखरता है तो। फिर हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया, इंडिया इज़ बिगनिंग टू रन आउट ऑफ टाइम। इंडिया के पास में टाइम ख़त्म होने वाला है। हमारे देश में अभी देखो इतने सारे बच्चे माल नरिशमेंट का शिकार हैं, इलिटरेट हैं, कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट देने लायक नहीं हैं। और 10वीं क्लास का बच्चा 5वीं क्लास की किताबें नहीं पढ़ पाता। 40% बच्चे ऐसे हैं 14 से 18 के एज ग्रुप में जो सिंपल डिवीज़न नहीं कर सकते। तो देखो हमने बातें बहुत कर ली कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है, बट किसी समय में देखो चाइना और साउथ कोरिया के पक्ष में भी था डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट उन्होंने ना हेल्थ पे फोकस किया, उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया, रिसर्च पे फोकस किया, बट हमारा देश वो नहीं कर रहा है। कुछ लोग डेमोक्रेसी को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन देखो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी में रह के भी इतना डेवलपमेंट हासिल किया है। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक ताकत है, कमजोरी नहीं है। आप साउथ कोरिया का एग्जाम्पल लीजिए, जर्मनी का एग्जाम्पल लीजिए, जापान का एग्जाम्पल लीजिए, ये सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, बट इन्होंने डेमोक्रेसी के दायरे में रहते हुए इतना बढ़िया डेवलपमेंट हासिल किया है जो इंडिया भी कर सकता है। बस हमें हमारी पॉलिसीज़ को चेंज करने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमने कंजम्पशन से संबंधित डिस्कस किया था। शुरुआत में कंटेक्स्ट में ये बोला गया एक सी सेल बीड्स मिले हैं 1,42,000 से लेके 1.5 लाख साल पुराने। मतलब उस समय भी इंसान सजावट करने का शौक रखता था, बट देखो आज हमारे देश में 90% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी कोई डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं है। मतलब वो सिर्फ ज़रूरी सामान खरीद पाती है और ऐसा नहीं कि जो मन किया वो खा लिया। ऐसे लोग तो हमारे देश में सिर्फ 13 करोड़ 14 लाख हैं। फिर राइटर थोड़ा ना इतिहास में ले जाते हैं। 1970s में इंदिरा गांधी ने बोला था दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। बाद में लेकिन एलपीजी रिफॉर्म आए तो हमारे देश की इकोनॉमी ओपन हुई, फिर कारें दिखने लगी, ईएमआई पे लोग घर लेने लगे, कारें लेने लगे, फॉरेन पे जाने लगे, मॉल्स वगैरह आए, पिज़्ज़ा हट ये सब आए, तो धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ा। बट देखो बाद में फिर कंजम्पशन स्लो होना स्टार्ट हो गया, पैसों की वैल्यू गिर गई। 1950 में जो 100 रुपये की वैल्यू थी आज मतलब उस 100 रुपये की वैल्यू आज 10,226 है। तो कई बार देखो सरकारें क्या करती हैं, डेटा को मैनिपुलेट करके ये दिखाने की कोशिश करती हैं देखो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो हमें कंजम्पशन इंक्रीज करने की आवश्यकता है। कंजम्पशन बढ़ेगा तभी लोग चीज़ें परचेज करेंगे, तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी, तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो सरकार को कंजम्पशन पे फोकस करना चाहिए। चाइना यूएसए दोनों कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमीज हैं। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड से संबंधित। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।